अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे छोटी सी माजरत करनी है और वो माजरत ये है कि नजम सेठी साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगे और ये वादा ज़रूर हम आपसे करते हैं कि कल इंशाल्लाह वो ज़रूर होंगे। आज हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मैसर हो सके, तो आज के प्रोग्राम में क्योंकि है आपस की बात, नॉर्मली मैं और नजम साहब आपस में करते हैं और आपसे शेयर करते हैं, आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे और आगे चल के इस डिस्कशन को ज़रा आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो अवाम के हवाले से कोई डिस्कस नहीं कर रहा। नॉर्मली टॉक शोज होते हैं, वहाँ पर यही डिस्कशन हो रही होती है कि NRO इम्प्लीमेंटेशन केस का क्या बनेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही है, उसके हवाले से क्या बात होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, वज़ीर आज़म साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, ये वो गिले शिकवे हैं जो कि लोग हमें नॉर्मली सामने भी जब मिलते हैं वो कहते हैं जी आप इनके बारे में बात नहीं करते। कोशिश करेंगे कि हम किसी स्टेज पे चल के उनके हवाले से भी बात करें, लेकिन ये जो मामला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से काफ़ी अहम है और इसका क्या राबता है प्राइम मिनिस्टर साहब की फेट से और क्या उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का, इस हवाले से बात होगी। आसमा जहांगीर साहबा हैं हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। मैं चाहूंगा कि इस कानून के हवाले से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ अब बन चुका है इसके हवाले से बात की जाए और क्या ये आइन किस हद तक ये मुतसादम है, किस तरह क्या ये टच स्टोन्स पर फॉल करता है नहीं करता, आज जो ऑब्जर्वेशंस दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो किस हद तक वेल प्लेस थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। आसमा जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद हैं आज और आज आपस की बात होगी मेरी और आपके दरमियान और हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ होंगे। पहले तो मुझे आसमा साहिबा ये बताइए कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है, जो नया मुसवदा है, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा, आप क्या इस बात से एग्री करेंगी कि ये कानून और इसका जो फाउंडेशन है इस कानून का वो बदनीति पर मुनस्सिर है और उसको बेस किया गया है, एक बुरी नीयत से बनाया गया है, अदलिया की जो ताकत है उसकी इंडिपेंडेंस है उसको कर्टेल करने के लिए बनाया गया है? बात यूं है कि माजरत के साथ बहुत सारे कवानीन जो हैं वो बदनीयती से ही बनाए जाते हैं, ये सिर्फ एक वाहिद कानून ऐसा नहीं है। और जब भी आप एक कानून एक शख्स को सामने रख के या एक सर्कमस्टांसिस को सामने रख के बनाते हैं तो उसमें ज़रूर खामियां रह जाती हैं। अब आप इस कानून में देखें कि इस कानून में यानी कि 1 साल की जो मुद्दत होती है, टाइम बार होता है, वो भी मिस कर गए। इस कानून के अंदर जो पुरानी शिक्के हैं, जबकि फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन का नहीं था आइन के अंदर जिक्र, तो वो भी डाल दिया कि अगर कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो तो उसकी कोई पब्लिकेशन करे, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है। दूसरा जो सबसे बड़ी 2 बातें हैं वो ये हैं कि अगर आपने सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिनका नाम दिया हुआ है कानून के अंदर यानी आइन के अंदर, जो जिसके अंदर मिनिस्टर्स भी आते हैं, अगर उनको एग्जाम्प्ट कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करे कानून का या अदालत की कार्रवाई तो फिर किसको, SHO को पकड़ा जाएगा। आखिर में ये बात है कि इस कानून के अंदर ये कहा गया कि जब तक के जो मेन पिटिशन है, यानी कि अगर मैं किसी औरत की कस्टडी के लिए जाऊं, जब तक वो रिव्यू तक नहीं हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो बीच में अगर कोई साइल जो है बच्चा लेके भाग जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। फिर तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर कोई वो जो एक कहते हैं दांत होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के अंदर, जो सही किस्म के दांत होते हैं, वो तो आपने निकाल दिए, मगर जो खट्टे किस्म के दांत होते हैं जो लोगों को चुबाते हैं कि अदलिया की आप स्कैंडलाइज कर सकते हैं या उनकी बेहुरमती करने का कानून है, वो आपने उसी तरह उसको एक्सपैंड नहीं किया, यानी कि उसकी जो प्रोहिबिशंस हैं वो कम करते जाएं, वो वही रखी हैं जो कि 1976 की लॉ के ऊपर हैं। थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि पहले 1925 में कानून बना, उसके बाद जब 73 की कॉन्स्टिट्यूशन आई तो उसमें था अकॉर्डिंग टू लॉ, वो बड़े छोटा सा था, फिर ज़ियाउल हक साहब ने उसको एक्सपेंड किया। 1976 के अंदर भुट्टो साहब के ज़माने में एक एक्ट बना था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट,
उसके बाद ऑर्डिनेंसेस ही बनते रहे। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 1998 का ऑर्डिनेंस बना, फिर 2003 का ऑर्डिनेंस बना, फिर 2004 का ऑर्डिनेंस बना, अब फिर से एक एक्ट बना। यानी कि एक्ट सिर्फ हमेशा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बना, और हमेशा जब नवाज शरीफ की हुकूमत में भी जल्दी से ऑर्डिनेंस बनाया गया था तो उसका भी वजह ये थी क्योंकि उस वक्त भी टकराव हो गया था अदलिया और इंतजामिया के दरमियान। अच्छा, मुझे अब आसमा साहबा ये बताइए, अब ये तो चले आपने हमें हिस्ट्री बता दी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये कानून अब ऑब्वियसली इसको डिटरमिन किया जाएगा इसकी कि अगर ये क्या फॉल करता है इसके टचस्टोन्स के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले कहा, क्या ये कानून वाकई ही आपको लगता है कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं? हुकूमत ये कहती है कि ये फेयर ट्रायल देता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करता है, वेयर एज जो इसके नाकिद हैं वो ये कहते हैं कि ये अदलिया की जो इख्तियार है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म करता है, उसको कम करता है। आपको इन दोनों बातों में वजन लगता है या नहीं लगता? देखिए, ना तो ये कानून जो है वो फेयर ट्रायल देता है और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना था तो स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोहिबिशंस रखनी थी, वो आपने रखी नहीं। अब फेयर ट्रायल, मैंने आपको एक मिसाल दे दी कि ये क्या फेयर ट्रायल हुआ कि अगर मैं केस में जाऊं, मेरे घर के ऊपर कोई कब्जा कर ले और मुझे मैं स्टे ऑर्डर ले आऊं कि कोई कब्जा ना करे और वो आके घुस जाए और उसकी कंटेम्प्ट ही ना हो सके जब तक ये बिल्कुल चोटी तक जाके ये केस ना ख़त्म हो, तो वो तो एक फेयर ट्रायल के तकाजे ख़त्म हो गए। मगर ये आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा और जहन में रखिएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदलिया की इमेज को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। आजकल ये तस्वुर ख़त्म हो चुका है। अदलिया का इमेज अदलिया खुद बढ़ाती है, बल्कि ये अब देखा जाता है दुनिया में, और ये एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अभी भी डिबेट चल रही है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट जो है वो 30 साल बाद अटॉर्नी जनरल ने इन्वोक किया। ये आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और बिल्कुल ये स्कैंडलाइजेशन के अंदर अदलिया जो है वो बहुत कम इसके अंदर किसी को पकड़ती है, कभी एक डेकेड में। मगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे पहले जजों को निकाला गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, सिटिंग जजेस के ऊपर लगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी मिसाल कहीं आपको मौजूद नहीं नज़र आएगी। उसके बाद चाहे आप बाबर रवान साहब के साथ हों या ना हों, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, मगर जो मुझे एतराज़ है जिस बात पे कि उनका लाइसेंस भी ले लिया गया। तो इस तरह तो अदलिया को अगर हम ये इजाज़त दे दें कि हर वकील का लाइसेंस ले ले और उसकी रोज़ी पे इस तरह टांग लगने लगे, तो फिर मैं नहीं समझती हूँ। आप ठीक है अदलिया को बहाल कर दें, अदलिया की आज़ादी की बात कर लें, तो फिर बार एसोसिएशन से तो कोई आज़ादी नहीं रही। दूसरा ये कि अब क्रिटिसिज्म का ज़माना है, अब कोई होली कॉज नहीं रह गए। आसमा साहब, मुझे सिर्फ इस बात से है कि चले आप क्या ये कहना चाहती हैं कि डिसोबीडियंस जहाँ तक है वहाँ तक कंटेम्प्ट जो है उसका कंटेम्प्ट का कानून इस्तेमाल हो जाए, लेकिन इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ जो है उसे इतना एक्सटेंसिवली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या आप ये कह रही हैं? नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो होती है डिसोबीडियंस होती है बड़ी इस किस्म की कि वो आपने जानबूझ के विलफुली की है, ठीक है। ये विलफुली बहुत जैसे हुकूमत कर रही है, आप ही कह रही हैं, जैसे हुकूमत कर रही है, या एक SHO जाता है, उसको अदलिया कहती है कि आप फलां शख्स को पकड़ लाएं और वो नहीं करता और उसको भगा देता है, दैट्स विलफुल थिंग। मगर अगर कोई कहता है कि जनाब आपने मुझे ये हुक्म दे दिया कि आप फलां ख़वातीन को उठा के पेश कर दें आपके सामने, वो खातून कहती है मैं कोई मुल्जिम नहीं हूँ, मैं नहीं पेश होना चाहती, ये भी आप देखें, जहन में रखें, उस औरत का हक है। वो कहे जी मैं नहीं मुल्जिम, मुझे क्यों बुलाया, मैं नहीं पेश करती हूँ। तो क्या थानेदार फिर उसको किडनैप करके लाएगा या उसको अरेस्ट करके लाएगा? उसके लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरी किस्म की एक कंटेम्प्ट होती है, एक सेकेंड जी, दूसरी किस्म की कंटेम्प्ट होती है ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट। यानी कि मैं अगर खुदा न खास्ता अदलिया के मुँह पे जाके एक इनटेम्परेट लैंग्वेज में बदतमीजियाँ करनी शुरू कर दूँ या चीज़ें तोड़नी शुरू कर दूँ, तो उसमें कंटेम्प्ट
बड़ी ज़ाहिरन होती है और होनी भी चाहिए, मगर अगर मैं उनको क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो आप कामयाना ऐसा करें कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। आसमा साहब जब वापस आऊंगा, एक्चुअली इसका ताल्लुक बहुत स्ट्रांग है कि क्या फेट होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि ऑब्वियसली कहा ये जा रहा है कि 25 को अगर जो कंट्रोवर्शियल ख़त है अगर वो ना लिखा गया और कंप्लायंस ना हुई तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फेट है वो भी खतरे में पड़ सकता है। एक नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कुछ मजीद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, इसी हवाले से डिस्कशन आगे चलेगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, बड़ा जम के बोलते हैं। ख्वाजा साहब से आज हम उम्मीद है ज़रा वो भी खरी खरी बातें करेंगे, हम भी ज़रा उनसे खरी खरी बातें करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैंने जाते हुए कहा था कि अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है इसका बड़ा डायरेक्ट लिंक बन जाता है कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ क्या होगा और किस तरह का डिसीजन एक्सपेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इस डिस्कशन पर जाने से पहले नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब की पार्टी के सदर हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, मैं चाहता हूं कि उनका व्यू पॉइंट जो है, कुछ दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया भी था, उनका व्यू पॉइंट क्या है इस सारे मामले के बारे में, ये जरा सुनिए। देखें, कई लोग ये आर्गूमेंट देते हैं जी कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा बार बार कह रही है और इसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को गालिबन वो जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ऐसी हुकूमत को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानती। और ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट पे हम हों या मौजूदा गवर्नमेंट है या कोई भी है, मैं अगर ये तो मुझे कुछ आर्गूमेंट्स इसकी समझ नहीं आती कि एक वज़ीर आज़म गया, अब क्या दूसरा भी जाएगा, फिर तीसरा आएगा तो वो भी जाएगा। तो जब तक कि हुकूमत जो है वो ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करती, उन हुक्म को नहीं तस्लीम करती, मानती नहीं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती, चाहे 10 वज़ीर आज़म या 10 लोग जाने पड़े, जाने चाहिए। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा। आसमा जहांगीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना मौका बता दिया, यानी कि उनको फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि एक प्राइम मिनिस्टर आए या 10 जाए। वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून के रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो उसे जाना पड़ेगा। अब आप बताइए कि जिस कानून के तहत अब हुकूमत ने कोशिश की है कि बचाया जा सके अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्या ये कानून 25 तारीख को या आने वाली तारीखों में फायदा देगा राजा परवेज अशरफ साहब को? देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, मगर मैं थोड़ा सा आपको याद दहानी दिलवाऊं कि NRO तो कानून ही नहीं था जब इसको उठा के एक मरे हुए कानून को और उसको फिर डिक्लेयर किया इलीगल और इनवैलिड एब इनिशियो। और जब ये NRO था फील्ड के अंदर, तब माशाल्लाह सारी सियासी पार्टियां बामशहूर PML, NK और PPP के इकट्ठे थे, हाथ में हाथ डाले हुए थे। उस वक्त तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और ये एक सियासी अमल था जो कि उन्होंने कहा कि गलत या सही कि जी ये जो बात है ये हम एक पॉलिटिकल वेंडेटा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। बाकी ये है कि ये जो कानून है इसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया, इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो कि आइन के साफ खिलाफ वर्जी करती हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा हक है और उसके पास पूरी जुरिस्डिक्शन है कि इन शिकों को वो उड़ा सकती है और मेरा ख्याल है उड़ेंगी भी। मगर ये बात नहीं है, बात आगे चली जाती है। देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ शिकों को उड़ाएगी या सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे कानून को उड़ा देगी। दूसरी बात यह है कि ये सारा मामला काफ़ी पॉलिटिसाइज हो गया है। अब आप खुद सोचिए कि एक लॉ बना, बहुत बुरा कानून है, मगर उसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल एक सब जुडिस केस जिसमें वो खुद पिटिशनर है उसके ऊपर स्ट्राइक कॉल करती है। स्ट्राइक के अंदर जो बड़ी अदालतें हैं वो तो ना स्ट्राइक पे जाती हैं, ना बड़े वकील स्ट्राइक पे जाते हैं। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट में आज 11 बजे काम हुआ और उसके बाद भी एक बहुत बड़े वकील पेश हुए और सुने गए। जो छोटे मोटे वकील हैं, छोटे मोटे मोकल हैं, उनको बेचारों को सफ़र किया जाता है। मगर ये आप मुझे बताएं कि ये कौन सी बार एसोसिएशन दुनिया में होता है कि एक मैटर सब जुडिस हो और आप उसके पिटिशनर भी हैं और आप उसके ऊपर स्ट्राइक्स करें? ये क्या एक अदालत के ऊपर असर रसूख और असर करने के मुताबिक नहीं है? तो ये मामला जो है ये पॉलिटिकल बन गया। मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि बार एसोसिएशन अपनी इंडिपेंडेंस खो बैठी है।
बाकी ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर जाता है, 10 प्राइम मिनिस्टर जाएं, यकीन करें लोगों को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि लोग तंग हैं। मगर इस चीज़ से ज़रूर लोगों को तकलीफ होगी कि आपकी अदलिया जो है वो पॉलिटिसाइज हो गई है, और उससे तकलीफ बहुत ज्यादा होती है इसमें। और ये आप देख लें, अच्छा आसमा साहब, इसमें पीटीआई करती है, पिटिशनर भी बनती है, पीटीआई उनके जुलूस के हक में, उनके हक में जुलूस भी निकालती। ये क्या मामला है? ये कहीं पे आपने देखा पहले कहीं? लेकिन आसमा साहबा, जब अदलिया को बहाली हो रही थी उस वक्त भी आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीएमएलएन आगे थी उस वक्त, तो आई एम श्योर इस तरह के एतराजात तो शायद किसी ने नहीं उठाए होंगे कि पीएमएलएन क्यों साथ दे रही है बहाली के वक्त। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको क्या लगता है, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ। आप सारी देख लो मूवमेंट की, और आप मुनीर मलिक साहब हयात हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, माशाल्लाह उन्होंने ये हमसे कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम अंदर नहीं, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के नहीं आने देंगे, और कई पॉलिटिकल पार्टीज बाहर ज़रूर रही, अंदर नहीं आई। दूसरी बात यह है कि कुछ साहब भी यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं, और उनसे आप पूछें कि उन्होंने बड़ी रिजेंटमेंट शो की थी कि ये जो बहाली हुई ये आर्मी चीफ ने फ़ोन करके क्यों की। तीसरी बात यह है कि अभी जजेस जो हैं उनकी बहाली की तो हम बात नहीं कर रहे, जजेस को क्या किया है, जजेस को मारा है, जजेस को निकाला है, एक कानून बनाया है जो कि पार्लियामेंट का हक है बनाना, उस कानून में गलतियां हैं जिसको आप कहते हैं कि वो बदनीति से बना है। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दे जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। वहां पे कौन सुप्रीम कोर्ट को आके धक्के दे रहा है बिल्डिंग को, मेरा मतलब। अच्छा, तो मुझे देखिए कोई तवाजुन में रखें चीज को। मुझे ख्वाहिश साहब को इंक्लूड करने दें। ख्वाहिश साहब, बताएं खतरा कहां से है सुप्रीम कोर्ट को? किसने रोका है सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर दे? अच्छा, एक ख्वाहिश साहब आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी के सरबराह हैं, आपने सुन लिया मियां नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, एक प्राइम मिनिस्टर आए 10 जाएं, रूल ऑफ लॉ के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने नवाज शरीफ साहब का बयान जो है वो पहले भी सुना था, अभी आपने उसको दोबारा सुनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वज़ीर आज़म को निकालते रहें। इसका मतलब ये है जो आपने पहले खुद ही बयान किया कि कानून की हुक्मरानी हर कीमत और हर हालत पे कायम होनी चाहिए। अफराद की हुक्मरानी नहीं, कानून की हुक्मरानी, ये इसकी जिस्त है। और बाकी अल्फाज हैं और उसका जो मतलब और मफहूम है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुक्मरानी से हमारा लाख इख्तलाफ रहा है, बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन हमने किसी खुशी का या मुसर्रत का या शादमानी का इजहार उनके निकलने पे नहीं किया। और अगर खुदा न खास्ता यही वाकया राजा परवेज अशरफ साहब के साथ पेश आता है तो उस पर हम बगले नहीं बजाएंगे। अगर अदलिया का और इंतजामिया का तसादुम होगा जो होता नजर आ रहा है, जिसमें हमारी पार्टी की राय ये है और मेरी अपनी जाती राय भी है, जो कभी कभी पार्टी राय से अलग भी होती है, मगर मेरी जाती राय भी ये है कि जरदारी साहब और उनके साथियों ने ऐसा माहौल पैदा किया है अपने हरकत से। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से अहकामात थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट सजा देती थी ये उसको पार्डन कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्दीक टॉक शोज में अपने हरकारों और दरबारियों के जरिए करवाते थे। वो इंसान है, वो हमारे जो जजेस हैं वो इंसान है, जैसे हम इंसान हैं, एंजल्स नहीं है। उनको बड़ा हर्ट किया गया है, उनके खिलाफ साजिशें की गई हैं। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात की कोई खुशी नहीं होगी कि एक और वजीर आजम जो है वो तौहीन अदालत के रास्ते से घर चला जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं, और मैं बतौर एक सियासी कारकुन के ये समझता हूँ कि कोई रास्ता बनना चाहिए। या तो खत लिखे हुकूमत, अव्वल तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो खत लिखे। ऑल्दो मेरी जाती राय यह है कि सदारती इस्तिस्ना का जो सवाल है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ना गवर्नमेंट इस्तिस्ना मांगती है, ना अदालत उस्मा ने इस्तिस्ना पे कोई वाज़ेह फैसला दिया, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पार्टी ओपिनियन नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, यहाँ पे अभी आसमा आपा ने बात की तौहीन अदालत के कानून की, बतौर एक सियासी कारकुन के आर्टिकल 63 में जहां ये लिखा है कि अदलिया और फौज पर आप बतौर रुकन पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर तनकीद करेंगे, मैं इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कहूंगा। लेकिन अगर आपने इसमें कोई तब्दीली करनी है, उसकी कोई टाइमिंग, कोई तरीकाकार, कोई नीयत, कुछ लोगों को आप ऑन बोर्ड लें, आप पूरी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, आप एक डिबेट कराएं सिविल सोसाइटी में। आपको पता है कि अदालत का ये इख्तियार है कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करती है और वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। आप उनके बारे में एक फैसला कर रहे हैं। वजीर आजम जो दूसरे हैं उनको बचाने के लिए चंद लोगों को, यानी ये
ये एक ऐसा कानून इन्होंने बनाया तौहीन अदालत का जो वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने के लिए बनाया है। इसकी अगर बनाना था, आप जब आए थे 2008 में, आप कहते जी तौहीन अदालत के कानून में ये अमेंडमेंट होगी, शायद ही हालात पैदा ना होते। तो देखिए आपको, लेकिन ख्वाजा साहब मुझे एक बात बताएं, ख्वाजा साहब भी देखना पड़ेगा। ख्वाजा साहब मुझे बताएं, जब एक जुमला बोलने दें, जब अदालत इसको खत्म करेगी इस कानून को, तो हम जैसे अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने इसकी मुखालफत और मुज़ाहमत की है, बेइज्जती उनकी भी होगी, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट की बेइज्जती ये करवाने का मूड जब बनेगी ये हुकूमत और उसके इत्तेहादी। ये हमारा नुक्ता नजर है। अच्छा ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं, आप बड़े माशाल्लाह ज़ीरक सियासतदान हैं, आपकी हिस्ट्री भी बड़ी नजर होती है। इसी तरह का कानून तो आपने भी किया था, दिनों में पास कराया था अपने मतलब के लिए। उस वक्त मॉरल प्रिंसिपल्स कहाँ जाते हैं? था वो भी कोई दुरुस्त काम नहीं किया था। और जो 15, 16, 17 साल पहले हमने काम किए, हमारी जमात ने तो कभी जनरल ज़ियाउल हक की कोख से जन्म लिया था, तो क्या मैं कहूंगा कि वो कार खैर था? मैं कभी भी नहीं कहूंगा। लेकिन सियासत में बलूगत का अमल आना चाहिए ना। और 15, 16, 17 साल के बाद बजाय इसके कि मैं दिफा करूं जो हमारे दौर में उस वक्त कानून लाने की कोशिश की गई, अगरचे उसकी शिकों में और इसकी शिकों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसमें तो उन्होंने बेशुमार चीजें भरती हैं, मगर मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी निट्टी गिट्टी में पढ़ने की। मैं ये कहूंगा कि सियासत आगे जानी चाहिए, इर्तिका के अमल के जरिए बलूगत आनी चाहिए सियासत में, और इसको मिसाल नहीं बनाया जा सकता। आज हमारी पार्टी है जो कल फौज की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करती थी, पिछले बरसों से, 10 साल से नहीं बल्कि बरस से नवाज शरीफ साहब और उनके साथी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के इंकारी हैं और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए ना हमें। अच्छा ठीक है। अच्छा आसमा साहिबा, आपने ख्वाजा साहब की बात सुन ली, उन्होंने बात बड़ी अच्छी की, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। आपने खैर जो बात आपने कही, आपका क्रिटिसिज्म अपनी जगह है। मैं अब प्योरली बात कर रहा हूं कि 25 तारीख के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है, मैं फिर दोबारा ये सवाल कर रहा हूं आपसे, कि जो मौजूदा कानून है इसका फेट अभी अनसर्टन है, जैसे कि आपने भी कहा ये कुछ क्लॉजेस स्ट्राइक डाउन होते हैं, पूरा होता है, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन आपको क्या लगता है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में क्या पॉसिबिलिटी है? 25 तारीख को क्या हो सकता है? क्या एडजर्न हो जाएगा, मामला इल्तवा में चला जाएगा, या कोई फैसला इस हवाले से आ सकता है? मैं आपसे एक बात कहूं कि ख्वाजा साहब की हर बात से मैं इत्तफाक करती हूं, कोई ऐसी बात नहीं है उन्होंने की जो जिससे मैं नहीं इत्तफाक करती हूं, मगर बड़ा बदकिस्मती होगी कि अगर 25 को इसका फैसला आ जाए, क्योंकि आज भी आपने सुना, और ये मैं नहीं कह रही, किसी वकील से पूछ लें, दुनिया के किसी वकील से पूछ लें कि आप जब इतनी बड़ी नौयत का केस होता है तो अदालतें कोई क्या टाइमलाइन है, कोई टाइमलाइन अगर मीट कर रही हैं, कोई एजेंडा है तो अलग बात है, मगर अगर नहीं है तो वकला को टाइम देना चाहिए कि वो उनको अच्छी तरह असिस्ट कर सकें और जो है अपना केस जो है वो सही तरह प्रिपेयर कर सकें। मैंने खुद ये सारे कवानीन अभी 2-4 दिनों में पढ़े हैं और मैं समझती हूँ ये एक बहुत वसी कानून है, इसके अंदर बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस, बहुत सारे पहलू हैं जो कि देखने के हैं, मगर अगर आप जल्दी में हैं तो फिर ये एक फ़ैसला ऐसा है जो कि सिर्फ कानूनी नहीं है, माजरत के साथ इसके अंदर फिर साफ नज़र आता है कि चले दूसरे प्राइम मिनिस्टर की भी छुट्टी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, अदलिया का वकार क्या बढ़ जाएगा? उसके बाद मैं नहीं समझती कि अदलिया का वकार बढ़ेगा। और दूसरी बात जो मैं ख्वाजा साहब से कहना चाह रही हूँ, मैं कोई उनकी बात से ये नहीं कि मुझे इख्तलाफ है, मगर मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अगर ख्वाजा साहब की और मेरी एक ठन बने तो फिर ये तो तवक्को नहीं करना चाहिए कि मैं तो नाखून निकाल के ख्वाजा साहब के पीछे पड़ जाऊं और ख्वाजा साहब से ये एक्सपेक्ट करूं कि वो हाथ पांव पीछे बांध के चलें। ये तो मेरा ख्याल है सबकी खुशकिस्मती है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, ये इन्होंने जितने भी काम किए हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी गलत तरीका इख्तियार किया है या वो समझे नाअहल हैं कि उन्होंने ठीक तरीके से नहीं काम किया। वरना देखें आप, जब दो इदारे जब आपस में टकराते हैं तो एक अदारे, हर अदारा अपने नौयत के उसके पास कोई ना कोई असर रसूख होता है। आप तो सब असर रसूख इस्तेमाल कर लें, फुट सोल्जर्स इस्तेमाल कर लें, आप जब दिल चाहें बेंच बनाएं, जब दिल चाहें ना बनाएं, जिस वक्त चाहें आप बुला के पेशी करवा लें, मगर पार्लियामेंट को आप ये नहीं इजाज़त देंगे कि वो जो कानून बना रहे हैं उसके ऊपर बहस करें, क्योंकि टाइम फ्रेम ऐसा टाइट होता है। तो ये अब देखें, मतलब आपको इतराज टाइम फ्रेम से कि टाइम देना चाहिए, आप ये कह रही हैं टाइम फ्रेम पे देखें। नहीं, मैं आपको एक और भी बात बताऊं, मैंने ये कई दफ़ा बात की, मुझे पता है इस बात के ऊपर मुझे बड़ी क्रिटिसिज्म होगी। अगर हम वकील निकलते हैं अदलिया के साथ तो क्या सियासी पार्टियों के पास कोई ग्रास रूट पॉलिटिक्स नहीं है? मैं समझती हूँ इन्होंने बहुत अच्छा किया
और इनको ऐसा ही करना चाहिए कि इनको रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। मगर देखें ये अच्छा। चीज़ें इस तरह नहीं की जाती, और सियासत जब करें तो उसको एक हद तक रखें, उसको उससे आगे ना बढ़ाएं कि मुल्क की भी उसके अंदर एक जो प्रोग्रेस है वो हर्ट हो, और बाकी गवर्नमेंट रहे या ना रहे उससे मैं आपको जैसे कह रही हूँ किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, मगर एक ट्रांजिशन जो दूसरी सिविलियन पावर के लिए वो स्मूथ होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा ये जाएं लोगों के पास, लोगों को फैसला दे लेने दीजिए। और दूसरी बात ये है कि इवेंचुअली लोग सुप्रीम हैं, और ये कहें जी फलां सुप्रीम है फलां सुप्रीम है, भाई लोग सुप्रीम है। अच्छा, आप ये जो ये को माने। मुझे इस बात पे एक क्वेश्चन करना भी है आसमा साहबा, लेकिन एक्चुअली ब्रेक आ रही है, मैं चाहता हूं कि ब्रेक कभी हम ले लें, क्योंकि ये एक जो डिस्कशन है, जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि जी मेरे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का ये एरोड हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम थिंग, तो फिर ये क्वेश्चन अगर हम 64 साल के बाद ये क्वेश्चन और इसको इवॉल्व करने के चक्कर में है तो वे डू वी स्टैंड एट द मोमेंट। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन ये लास्ट सेक्शन है, मैं चाहूँगा इसके अंदर जो डिबेट आजकल चल रही है कि कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं आई हैव द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसके ऊपर बात की जाए। और नाज़रीन आगे चल के मैं चाहूँगा इसी सेक्शन के अंदर जल्दी से हम ये बात कर लें कि अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस बहुत से लोगों ने ये शायद सोचा था कि NA 151 का नतीजा कुछ डिफरेंट होगा, और अपेरेंटली जिसके बारे में बात की गई थी वहाँ पर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर भी हमें बताते रहे कि वहाँ एक IJI कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसमें के नतीजे में ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद बोसन साहब जीत जाएं। जीते तो नहीं, 4000 की लीड से अब्दुल कादिर गिलानी साहब जीते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा वो सीट हासिल कर ली। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनकी सपोर्ट कर ली, ये ख्वाहिश साहब से हम पूछेंगे कि बोसन साहब को उन्होंने कितनी सपोर्ट की थी। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जानते हैं बड़ा बेलाग तबसरा होता है उनका। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, टाइम हमारे पास कम है, ये जो एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि जी आइन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक अपनी बात करते हैं कि मेरे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, तो वेयर डू वी स्टैंड अगर ये डिस्कशन अब शुरू हो गई है? देखिए बात सिंपल सी है, पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम है और पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम रहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम की सुपरमेसी कोई भी अदारा नहीं छीन सकता। सिंपल सी बात है, मैं तो इससे ज्यादा जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, आपने इसके हवाले से बड़ी क्लियर बात कर ली है। मैं जल्दी जल्दी ये भी पूछ लूँ, आपको क्या लगता है इफ्तिखार साहब कि ये NA 151 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19 में अदलिया के हवाले से बहुत बात हो रही है, तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि अदलिया तो आर्टिकल 19 के ताबे अपने आप को बचाना चाहती है। मुनीब, मैं उसमें मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आर्टिकल 19 पे बात कर लें। ये जो आर्टिकल 19 में अदलिया अपने आप को बचाने के लिए इस हद तक जा रही है, तो भाई आर्टिकल 19 में तो ये भी लिखा हुआ है कि दोस्ताना खारजा तल्लुकात को जो खराब करे उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि हमने अमर को जो खिलाफ करे उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि खिलाफी इक़्तिदार के खिलाफ कोई बात करे तो उसमें भी एक्शन होना चाहिए। उसमें से ये भी लिखा हुआ है कि इस्लाम की शान और शौकत के खिलाफ कोई बात करे तो उसमें भी एक्शन होना चाहिए, और पाकिस्तान के दिफा की कोई बात करे तो उसमें भी एक्शन होना चाहिए। तो भाई उस सारे आर्टिकल में आप सब लोगों को एक ही लफ्ज नजर क्यों आ रहा है, अदलिया पर सर देना पड़े? आप चलें। अच्छा नहीं इफ्तिखार साहब ठीक है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया। तो आपने देखा, तो आपने सुना, लोग पोलिंग स्टेशनों पे गए, कौन नहीं गया पोलिंग स्टेशन पे जाने से पहले? उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सर्विंग जज थे वो भी मौजूद थे, होम सेक्रेटरी भी वहाँ पे रह के आए, अजीज भी वहाँ पे रह के आए। नतीजा तो फिर शाम को ये निकला कि जिनको आप लोगों ने अदलिया के जरिए निकलवाया उनका बेटा वहाँ से इलेक्ट हो गया, तो लोगों ने तो फैसला दे दिया। ये कितनी मर्तबा इस फैसले को चैलेंज करना चाहोगे? इसका भी तो जवाब हमें दे दो। क्यों अनारकी फैलाना चाह रहे हो जेनी इस मुल्क के अंदर?
लेकिन इफ्तिखार साहब, आपकी बात अपनी जगह, लोग तो ये कहते हैं जब आप डिसओबीडियंस करेंगे, अदलिया के फैसले नहीं मानेंगे, तो फिर जैसे आपने देखा मियां साहब भी कहते हैं एक नहीं 10 प्राइम मिनिस्टर जाए। एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 19 में। आसमा, आप मुझे सुन रही हैं तो आप मेरी मदद करें, क्या आर्टिकल 19 में सिर्फ एक लफ्ज लिखा हुआ डिसओबीडियंस ऑफ अदलिया? मैं तो ये बात बार बार ये भी कहना चाहती हूँ इफ्तिखार साहब, इन्हें कहें कि लिस्ट कर दें कौन से फैसले नहीं माने गए। एक्शन होना चाहिए। जब आप इस्लाम की शान और शौकत के खिलाफ कोई बात करें तो फिर भी एक्शन होना चाहिए। मुनीब साहब, मैं बात करना चाहता हूँ। जी ख्वाहिश साहब, मैं अब आपसे एक्चुअली ये अब 2 सवाल है मेरे आपसे, वक्त भी खत्म हो रहा है। मुझे ये बताइए, फिर मैंने आसमा साहब के पास जाना है, कि एक तो ये कि कौन सुप्रीम है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? दूसरा, एनए 151 में कितनी सपोर्ट की है आपने बोसन साहब की? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि आइन की तश्कील के साथ ही आइन को जन्म देने वाली पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम रियासती अदारे आइन के मातहत आ जाते हैं। चुनाचे आइन सुप्रीम है, जिसपे पार्लियामेंट साइन करके उसको ये अथॉरिटी देती है कि वो उस किताब के तहत मुल्क चलेगा, उसी के तहत सबको जाना होगा। अब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो हमें बीमारियां कौमी सतह पे ला के हम इंटरप्रिटेशन उल्टी सीधी करते हैं और आइन के जरिए अपना रास्ता मोम की नाक बना के आइन को बाज़त बनाने की कोशिश करते हैं। इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक मुझे ये कहना है कि मौजूदा अदालत उज़्मा पर इस प्रोग्राम में मेरे पास ऑनरेबल कोलीग्स हैं, वो अपने अपने अंदाज में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अदालत उज़्मा का एक बड़ा एक सपोर्ट ये है पाकिस्तानी अवाम को कि ये इनसे यकीन है कि ये किसी गैर जमहूरी एडवेंचर को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोर्ट पहली बार पाकिस्तान में बारिज़ वजूद में आई है। इसकी तौकीर और तहफ़्फ़ुज़ लाज़िम। मैंने कोई तबसरा नहीं किया। अच्छा, मैंने मुझे आगे चलने दें, ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। एक मैं तजवीज़ देना चाहता हूँ, ये मैं जाती तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि बार के नुमाइंदगान और अदलिया बहाली तहरीक के सरकर्दा रहनुमा यानी वकला के नुमाइंदे ये आगे बढ़े और ये कोई वे फॉरवर्ड बनाने की कोशिश करें। ये पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन इस तरह के काम नहीं कर सकती। और ये मुझे कहना है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तरफ पाकिस्तान को ले जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की तरह केयर टेकर्स की तकर्री की तरफ बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि वोट आउट हो जिसमें भी होना है। मुल्तान की आपने बात की है, हमारे पास भाई उम्मीदवार नहीं था। बुच्चा साहब को हमने इसलिए टिकट पर ड्रॉ किया कि हमें उन पर डाउट था कि वो वफादारी बदलेंगे और उन्होंने बदली। हमारी जमात ने वहां पे सपोर्ट किया है। हम तहरीक इंसाफ की तरह मुंह पे नकाब डाल के सपोर्ट नहीं करते। हालांकि सिकंदर बोसन साहब और पूरी पीटीआई सपोर्ट कर रही थी, हमने भी किया। हमारा नुक्ता नजर यह है कि गिलानी साहब के वोट जो 33,000 की लीड थी वो 4,000 पे आई है और ये एक बाई इलेक्शन था। वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनके साथ ज्यादा नहीं, उन्होंने अपने हल्के में काम किए होंगे। आखिर इंतखाब जीतने के लिए थिन मेजोरिटी के साथ जीते वो हैं। इसका एक और भी पहलू है। आखिरी बात कि जो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी तौर पे फारिग हो चुकी है, उनकी गलतफहमी जो है मेरे ख्याल में वो जरा दूर हो जानी चाहिए। हमारे वो हरीफ हैं, हमारे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, हमने उनके खिलाफ लड़ना है। हमें तो अंदाजा है कि वो एक सियासी कुव्वत है। सो अगर पीएमएलएन का वोट तकसीम करने की कोई कोशिश किसी और ताकत के जरिए की गई तो इस मुल्क पे जरदारी साहब का राज अगले 5 साल के लिए आ सकता है। ये बात पाकिस्तान के वोटर्स को मुल्तान के इलेक्शन से मालूम हो जानी चाहिए। अच्छा, भाई साहब लाइन पे रहेगा। आसमा साहब, आप मुझे ये बताएं, वी आर कंक्लूडिंग द शो, ये जो बात इफ्तिखार साहब ने की है, इफ्तिखार साहब ने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि बहसीत कानून दान हम जब इस डिस्कशन में पढ़ते हैं कि कौन सुप्रीम है, तो लोग ये कहते हैं कि जो आइन को बनाती है क्या वो सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। वेयर एज ये एक कॉन्सेप्ट है जो इवॉल्व हो रहा है कि जी जो सुप्रीमेसी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की है। आप क्या कहेंगी? देखिए, ये एक मैं समझती हूँ ऐसी डिबेट है जो कि बेकार डिबेट है। लोग हमेशा सुप्रीम होते हैं, कोई अलहदा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुए और ये बाकी जगहों की तरह एक मुल्क है। अगर आप यकीन करते हैं जमहूरी निज़ाम में तो लोग सुप्रीम होते हैं, वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। जब वो मसवदा बना लेते हैं तो सब अदारे उसके नीचे काम करते हैं। मगर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखिए, ये जो मुल्तान का इलेक्शन है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन एक पीपल्स पार्टी के लिए भी पैगाम है कि उनकी लोगों के लिए जो डिलीवरी है वो सही नहीं हुई। और अगर इन्होंने लोगों के काम किए होते तो आज ये इस सतह पे ना बैठे होते कि हर रोज़ कोई ना कोई एक मसाइल जो हैं वो जुडिशरी की तरफ से इनको आते। बाकी ये आप कह रहे हैं कि
प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड है, बिल्कुल वो एग्जीक्यूटिव का हेड है। और मैं बड़ी आपके टीवी पे देखा, वल्लाह आलम वो सही है या नहीं, कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं देखूंगा कि चीफ सेक्रेटरी या ये आईजी पुलिस कौन नहीं हटाएगा। देखिए ये अदलिया का काम नहीं है करना। अगर ये अदलिया का काम है तो फिर बिजली भी इनको लाने दें, बाकी निज़ाम भी ये चला ले, तो फॉरेन पॉलिसी भी ये बना ले, अलकायदा के साथ भी ये डील कर लें, तालिबान के साथ भी ये डील कर लें। देखिए एक थोड़ा सा हद होना चाहिए। इससे आगे जब बढ़ेंगे आप तो वाकईतन ये सही कह रहे हैं, एनार्की होगी। और मैं बड़ी इल्तिजा से बड़े अर्ज करके कहती हूँ कि भाई ये काम ना करो। और मैं अपनी बार एसोसिएशंस को भी कहती हूँ अपनी इंडिपेंडेंस ना खो, एक दूसरे के साथ ना कंपेयर करो कि जी मैं ज्यादा लॉयल हूँ, मैं ज्यादा लॉयल हूँ। भाई अपनी हमारी वकार होना चाहिए। हम वकील इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के ना टट्टू हैं ना किसी के चम्मच है, ना अदलिया के किसी फर्द के साथ। बहुत शुक्रिया आसमा साहब, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो गया है। जहांगीर साहब आपका, ख्वारिज साहब आपका और इफ्तिखार अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा, काफ़ी वेरिड मौज़ूआत थे हमारे पास, लेकिन जो कंक्लूड हम करते हैं वो यही कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। और NA 151 के हवाले से हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए डेफिनेटली एक मैसेज है, लेकिन यकीनी तौर पर उन लोगों के लिए भी मैसेज है जिन्होंने कोशिश की कि एक कंबाइंड एफर्ट से हराया जा सके। जिस तरह ख्वारिज साहब ने खुद कहा कि जिन लोगों को शायद ये ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, ख्वारिज साहब के बकौल उनको ये ख्याल दूर कर देना चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।